पार्वती नाम की एक लड़की जा रही होती है। तभी एक विभूति नाम का चोर उसका फोन लेकर और अपना फोन गलती से उसके हाथ में थमाकर भागने लगता है। चोर चोर, अरे चोर मेरा फोन लेकर भाग रहा है, अरे कोई तो पकड़ो इस चोर को। पार्वती अपने हाथ पर ध्यान नहीं देती। जब पार्वती अपने हाथ पर देखती है तो पार्वती के पास आईफोन होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अरे आईफोन, अरे वाह, ये तो चोर बड़ा ही भला इंसान निकला। मेरा 5 साल पुराना फोन ले गया और खुद का आईफोन मुझे दे गया। हे भगवान, ऐसे चोर मुझे रोज रोज मिले। उसका तो नहीं पता, लेकिन मेरा भला हो जाएगा। पार्वती बहुत खुश हो जाती है कि उसे एक नया फोन मिल गया था, वो भी आईफोन। विभूति भी भागते हुए अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है, जो चोरी का सामान बेचा करता था, और वो उसे फोन दिखाते हुए बोलता है, ये लो भैया, बढ़िया फोन है, अभी मार के लाया हूँ, इसका दाम अच्छा देना। अरे भैया, बॉडम इंसान हो का? ये कौन सा फोन उठा के लाई हो? अरे ये फोन के पैसा कौन देगा तुमको? कोई अच्छा फोन लाते तो देते भी पैसे। क्यों, इसमें क्या खराबी है? सही बढ़िया चल तो रहा है। जिस हालत में ये फोन है ना, ये फोन का हालत देखे कोई अंधा भी कह देगा ये फोन जाने वाला है। अरे 4 दिन चल भी जाए तो ठीक है, लेकिन ई को देखकर तो ई लग रहा है इसका जो मालिक है ना, वो साला बहुत ही गरीब है। धत तेरी का, मैंने तो सोचा था कि कम से कम 10-15 तो मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो नील बटे सन्नाटा है। अरे हो गया तो हो गया, परेशान काहे हो रहे हो? खाली हाथ तो नहीं आए हो ना, कुछ तो लाए हो ना। चलो एक काम करो, रमेश माँ का फोन लगा के बुलाओ, उसे थोड़ा काम है। विभूति जब अपना फोन चेक करता है तो उसे अपनी जेब में फोन नहीं मिलता, तो वो तभी सर पर हाथ रखकर वहीं बैठ जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो लुट गया। जगदीश भैया फोन चोरी करने गया था और शायद गलती से अपना फोन वहीं दे आया। अरे ससुर का नाती, का कर दिए तुम? अरे तुम तो चोरों के नाम पे कलंक निकले। अरे तुमसे काम वाम नहीं होने वाला। हम तो कहते हैं गांव जाके खेती बाड़ी करो, इसमें कोनो फायदा नहीं है। नहीं भैया, ऐसा मत कहो। आज नहीं तो कल मैं भी आप लोगों की तरह एक शातिर चोर बनूंगा। शातिर तुम? अरे बेवकूफ हो तुम, समझे? अरे पागल बना जाता है कोई भी तुमको यार। अरे तुमको एक काम दिए थे, वो भी तुमसे हुआ नहीं। अरे तुम खाक चोरी करोगे? अरे का प्रमोशन मिलेगा तुमको इस काम में? नहीं भैया, पक्का, बस एक और मौका, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और अब मैं कोई बेवकूफी भी नहीं करूंगा। मैं गलती नहीं करता, वो खुद हो ही जाती है। अरे का बच्चों जैसी बातें करते हो? उम्र देखी है खुद की? अरे इतने बड़े हो गए हो, मुस्टंडे हो गए हो, काम न काज के दुश्मन अनाज के। अरे तुमसे अच्छा तो छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। वो तो चोरी करके इतना कमाते हैं ना कि बंगला खरीदने के निकलेंगे ना तो वो भी कम पड़ेगा उनके लिए, समझे? और एक तुम हो चोरों के नाम पे कलंक। भैया मैं भी सीख जाऊंगा, बस एक और मौका दे दो। इस बार आप मेरे साथ चलना। आप जैसा जैसा बोलोगे मैं वैसा वैसा करता जाऊंगा। अब कोई लापरवाही थोड़ी होगी। आखिरी मौका दे रहे हैं, वो भी खातिर दे रहे हैं क्योंकि तुम हमारे गांव वाले हो। अगर कोई और होता ना तो चप्पल से मार के निकाल देते अपनी बिरादरी से। चोरों का नाम पे कलंक हो तुम। अच्छा सुनो, आज हमारे साथ चलना तुम। विभूति अब जगदीश के साथ चोरी करने का प्लान बनाता है, और एक दिन विभूति और जगदीश दोनों अनजान बनकर एक बस में चढ़ जाते हैं, और विभूति एक आदमी की जेब से बटुआ धीरे से निकालकर चलती बस से कूद जाता है। विभूति को चोट भी लगती है। तभी वहाँ के लोग विभूति को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, और कुछ देर बाद वहाँ जगदीश भी आता है और बोलता है, अरे भैया तुमको कौन बोला था रे? अरे चलती बस से कौन कूदता है? बकलोल हो का? अगर हाथ पांव टूट जाते ना तो बहुत दिक्कत हो जाती। भिखारियों की टोली में बैठना पड़ता तुमको, चोर तो कभी ना बन पाते। भैया आप भी तो बोले थे ना उस दिन कि सामान निकालते ही साथ में वहाँ से 9-2-11 हो जाना, तो हम हो गए 9-2-11। अरे तुम इंसानों की वनमानुस हो। अरे चलती बस से कौन कूदता है रे? अरे हमने जरूर कहा था कि सामान लेके भाग जाना, लेकिन ये नहीं कहा था तुमको कि सामान लेकर चलती बस से कूद जाना। अरे बकलोल हो का? भैया आप अपनी बात से पलट रहे हो। जो भी आपने बोला मैंने तो वही किया था ना। हाँ भैया, हमसे ही गलती हो गई जो हमने ये सोचा कि तुम कर पाओगे। अरे चोर के नाम पे कलंक हो तुम। अरे अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे का? भैया करते हैं ना अपने दिमाग का इस्तेमाल भी,
तभी तो इस बार नहीं पकड़े गए और कोई लापरवाही भी नहीं की। वैसे उस बटुआ में कितना पैसा था? इस बार तो बड़ा हाथ मारा था ना भैया? बड़ा हाथ मारे हो? अरे एक देंगे ना कंटाप कान के नीचे। अरे कोनो बड़ा हाथ नहीं मारे हो। 4 पैसे मिले थे उस बटुए में, और बटुए का जो पैसा था ना वो आपके अस्पताल में लग गया खर्चे में। और पता है पैसा कम पड़ रहा था तो हमको अपने जेब से भरना पड़ा। विभूति चोर तो था, लेकिन विभूति एक ऐसा चोर था जो हमेशा कोई ना कोई कांड कर दिया करता था, जिसका हर जाना जगदीश को भरना पड़ता था। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन अब भी विभूति चोरी करने से बाज नहीं आता और अब भी चोरी ही करता। कुछ दिनों बाद विभूति रात के अंधेरे में जा रहा होता है और एक लड़की उसके सामने आ जाती है। ए, तेरे पास जितने भी पैसे चुपचाप मुझे दे दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं, मुझे कुछ मत करो, मेरे पास 1 भी रुपए नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना है, ज्यादा बातें मत कर और जो मैंने कहा है वो कर। आई बात समझ में? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तो अपने सौतेले पिता के कहने पर रात को बाहर काम की तलाश में आई हूँ। अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो वो मुझे बहुत मारेंगे। सच में तुम्हारे पास कुछ नहीं है? तुम्हारा सौतेला बाप तुम्हें मारता भी है? हाँ, बहुत मारता है, मुझे खाने को भी कुछ नहीं देता। 4 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। अरे अरे रो मत, मैं हूँ ना, तुम्हें पैसे मैं दे देता हूँ और खाने को भी दूंगा। नहीं, तुम्हारे हाथ में ये चाकू है, तुम मुझे मार दोगे। नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अच्छा चलो मैं ये चाकू भी फेंक देता हूँ। जैसे ही विभूति चाकू फेंकता है, वो तुरंत लड़की अपने बैग से लाल मिर्च विभूति की आंखों में फेंककर सर पर पत्थर मारकर और वहां से भाग निकलती है। विभूति अपनी आंखों को मसलता हुआ रह जाता है। जगदीश भैया सही कहते थे, हमसे तो कुछ नहीं होगा। लोग हमारा बेवकूफ बना देते हैं और रह गई बात चोरी की, वो तो हमारे से होती ही नहीं है। इतना होने के बाद भी विभूति हार नहीं मानता और कुछ दिनों बाद एक घर में घुसता है, वो भी चोरी करने। इत्तेफाक से वो और किसी का नहीं बल्कि पार्वती का घर होता है। आज कोई भी कांड नहीं करूंगा, आज तो जगदीश भैया को दिखा दूंगा मैं भी कलंक नहीं हूँ चोर के नाम पर, और उनको मानना ही पड़ेगा कि मैं भी बाकी सबकी तरह अच्छे से चोरी कर सकता हूँ। बस अब जल्दी से सारा सामान लेकर निकलता हूँ, इससे पहले कोई आ जाए। विभूति फटाफट से चोरी करने लगता है, तभी उससे फूलदान गिर जाता है, जिसकी आवाज से पार्वती उठ जाती है और विभूति जल्दबाजी में वहाँ से निकलने लगता है। चोर हो तुम यहाँ चोरी करने आए हो? देखो, मैं साफ साफ मेरी बात सुन लो, वरना मैं शोर मचा दूंगी और यहाँ लोगों को इकट्ठा भी कर लूंगी मैं। विभूति पार्वती को धक्का देकर भागने लगता है, लेकिन विभूति की जेब से जगदीश की चोरी की दुकान का कार्ड गलती से वहीं गिर जाता है, जो पार्वती के हाथ लग जाता है। जिसके बाद पार्वती पुलिस के पास जगदीश की चोरी का कार्ड लेकर जाती है और उसकी दुकान पर पहुंच जाती है, जहां जगदीश और विभूति दोनों सारा सामानों का हिसाब लगा रहे होते हैं। सर, ये जो छिपकली का शकल का बैठा हुआ ना साइड में, ये मेरे घर चोरी करने आया था और ये सारा सामान जो इसके पास है, ये सारा मेरे घर का है। मैडम, हमें तलाश थी इसी चोर की, आखिर आपने इसे पकड़वा ही दिया। अच्छा हुआ इसके दोस्त ने आपके घर चोरी की, जिसकी वजह से हमें पूरे सबूत मिल गए दोनों के खिलाफ। ए विभूति, इनको हमार पता कैसे पता चला रे? कोनो कांड की हो का? नहीं भैया, मैंने कोई कांड नहीं किया। अब ये चोर विभूति जैसा होगा तो ये जगदीश तो क्या, जगदीश का बाप भी पकड़ा जाएगा। चोर को शातिर होना चाहिए, लेकिन विभूति तो ये तो चोर के नाम पे ही कलंक है। चल, अब बहुत चोरी कर ली तुम दोनों ने, लेकिन अब और नहीं। विभूति की लापरवाही से जगदीश भी अब पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और जब दोनों जेल से निकलते हैं तो दोनों गांव जाकर खेती करना शुरू कर देते हैं। शकुंतला देर रात करीब 2 बजे उठकर किचन में पानी लेने जाती है। तभी वो देखती है कि हॉल में कोई बैठा हुआ है, वो भी सफेद चादर ओढ़े। ये क्या अजीब बला है? कहीं ये भूत तो नहीं? नहीं, ये तो हिल रहा है। और अगर भूत भी होता तो वो मेरे सामने होता, ऐसे छुपकर थोड़ी बैठा होता। जरूर ये कोई चोर है जो डराने के लिए सफेद चादर ओढ़े हुए है।
ये सोचने के बाद ही शकुंतला फूलदान उठा लेती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन शकुंतला जैसे ही उसे फूलदान मारती, वो उससे पहले ही उठकर खड़ा हो जाता है और इधर शकुंतला सोफे से सीधे नीचे गिर जाती है। अरे माँ, ये आप क्या कर रही थी? और ये फूलदान, मतलब आप मुझे मारने आई थी? अपनी बेटी को मारने आई थी आप? अरे तू पहले मुझे उठा, कितनी बुरी गिरी हूँ मैं। राम रे राम, इस उम्र में चोर को पकड़ने के चक्कर में अपनी कमर न तोड़वा लूं मैं। अब बताओ, आप मुझे क्यों मारना चाहती हैं? माँ, मैं आपकी कोमल हूँ, आपने ये सही नहीं किया। चुप कर, इतने बजे रात को यहाँ सफेद चादर ओढ़े बैठी है, मुझे लगा कोई भूत प्रेत तो नहीं देख लिया। अरे माँ, आप भी ना, वो मुझे चाइनीज नूडल्स की भूख लगी थी और फिर क्या, मैंने उठकर बनाया और खा भी लिया। राम राम, डायन की तरह 12 बजे के बाद खाने उठती है। मेरे घर में तो इस लड़की की वजह से दरिद्रता आई हुई है, जो एक काम ढंग का नहीं होता घर में। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, मैं ही तो सारी फसाद की जड़ हूँ। जब देखो आप मुझे ही सुनाती रहती हो, कभी कभी भाभी को भी सुना दिया करो। वो तेरी तरह जिस दिन उल्टे काम करने लगेगी, उस दिन उसे भी सुनाऊंगी ही। कोमल को चाइनीज नूडल्स बहुत ज्यादा पसंद थे, जिस वजह से वो रात दिन नहीं देखती। जब भी उसे भूख लगती, वो चाइनीज नूडल बनाकर खा लेती। अब अगली सुबह शकुंतला का उठना बैठना हराम हो गया था। इधर सुहानी जब अपनी सास को उठा नहीं देखती, तो वो अपनी सास के कमरे में जाती है। माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज आप उठी नहीं, चाय नहीं देने आई तो मुझे लगा ना जाने माँ जी को क्या ही हो गया है। बहू, कमर में दर्द है, लगता है कमर में गिरने से मोच आ गई है। और हो भी क्यों ना भाभी, जब कोई दूसरों का बुरा चाहेगा तो उसके साथ भी तो ऐसा ही होगा, इसलिए कहते हैं जैसे को तैसा। देख रही है ना बहू, कैसे मुझसे जुबान लड़ा रही है। कल को जिस घर में जाएगी, उस घर में अपनी सास से ऐसे जुबान लड़ाएगी। बददिमाग लड़की। लेकिन हुआ क्या, मुझे कोई बताएगा? लड़ना झगड़ना छोड़कर। अरे बहू, क्या बताऊं, ये रात में सफेद चादर में नूडल्स खा रही थी। ओ मॉम, नूडल्स क्या होता है? नूडल्स? हाँ वही, उसी के चक्कर में मैंने इसे चोर समझकर फूलदान से मारने की कोशिश की, लेकिन तभी ये उठ गई। अगर ये तब नहीं उठी होती तो शायद यही दुनिया से उठ जाती। सुन लिया ना भाभी, ये क्या करने जा रही थी मेरे साथ, लेकिन खुद गिर गई और इनकी कमर में चोट आ गई। अरे माँ जी, आप भी जब जानती हैं कि इनकी आदत है, इन्हें जब भी भूख लगती है नूडल्स लेकर बैठ जाती हैं। अभी भी देखो। अब सुहानी ये सब जानने के बाद किचन में खाना बनाते हुए खुद से कहती है, ननद जी को तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। अच्छा वाला माँ जी काम कर लिया करती थी, यहाँ तक कि बेड पर चाय तक दे देती थी। लेकिन अब वो ना जाने कब ठीक होंगी, जो मुझे अब बिस्तर पर चाय नसीब होगी। और ये महारानी एक काम भी नहीं करती खाने के सिवा। सुहानी ये सब खुद से बोल ही रही थी कि तभी कोमल का आना होता है और वो किचन में आते ही अपनी भाभी से कहती है, भाभी, मेरी एक दोस्त आई है मेरे साथ पढ़ने, तो क्या आप मेरे और उसके लिए नूडल्स बना देंगी? देखो ननद जी, घर का बहुत सारा काम पड़ा है और मुझे अभी एक सब खाने खिलाने को मत ही कहना। ठीक है, मत बनाओ। हेलो भैया, आपने सुन लिया ना, आपके ना रहने पर भाभी मुझसे कैसे बातें करती हैं? अरे कोमल, मैं तो मजाक कर रही थी। कितने पैकेट बनाने हैं आपके चाइनीज नूडल्स? आ गए भाभी आप लाइन पर। वैसे सच बोलूं तो मैं भी मजाक ही कर रही थी, किसी का फोन नहीं आया था। अब सुहानी नूडल बनाने लगती है। तभी सुहानी के मन में आता है, बस बहुत हुआ, अब तो मैं ननद जी को सबक सिखा कर ही रहूंगी। लेकिन कैसे? आइडिया, अब आएगा मजा। अब सुहानी अपने खुराफाती दिमाग से नूडल को स्पाइसी तो बनाती है, लेकिन खाने वाले पर क्या बीतने वाली थी, ये तो खाने के बाद ही पता चलने वाला था। ननद जी, ये लीजिए आपकी चाइनीज नूडल्स, बहुत अच्छे से बनाई है, एकदम स्पाइसी। लगता है मजाक को ज्यादा ही सीरियस ले लिया आपने। सीरियस तो तब होंगी ना जब आप उसे खाएंगी। अरे भाभी, अब आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आप क्या हमारे नूडल्स खाने वाली हैं? नहीं नहीं, मैं तो बस देख रही थी कि आपको कैसी लगी, कहीं जोर से तो नहीं लगी। क्या जोरों की लगी? अरे जाओ भाभी, हम आपको बता देंगे कि कैसे बनी चाइनीज नूडल्स। अब जैसे ही कोमल नूडल्स खाने लगती है, वैसे ही सुहानी का पति और कोमल का बड़ा भाई अमन उस नूडल को कोमल के हाथों से छीन कर खाने लगता है। भाई देखो ना, मेरी दोस्त आई है, उसके लिए भाभी ने कितनी मिन्नतों पर ये नूडल्स बनाया और अब आप इसे खा गए। यार, इसकी खुशबू से तो मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा। रुक, तेरे लिए दूसरी बनवा देता हूँ।
नहीं नहीं, अब हमें नहीं खानी, हम बाहर कहीं और खा लेंगे नूडल्स। अरे बहुत अच्छी बात है, जाओ और खाओ बाहर जाकर। अब इधर अमन नूडल खाने के बाद ही अपनी पत्नी सुहानी को किचन में बर्तन देने जाता है। आप यहाँ इतनी जल्दी? अभी तो सिर्फ 1 बज रहे हैं। आज तुमने सुबह खाना ही नहीं बनाया, तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं आकर खा लूं। बस देती हूँ आपको खाना, बस आप फ्रेश हो जाओ। अरे मैंने तो कोमल की नूडल्स खा ली। क्या नूडल्स बनाई थी यार, खाकर मजा ही आ गया। क्या आपने कोमल के नूडल्स खा लिए? आप ठीक तो है ना? हाँ, क्यों क्या हुआ? कहीं तुमने नूडल्स में जहर तो नहीं मिला दिया, ताकि पति ऑफिस से आएगा, खाएगा और मर ही जाएगा। जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं ऐसे क्यों करूँगी? इतना बोलने के बाद ही अमन का पेट खराब हो जाता है और वो बार बार टॉयलेट में आता जाता नजर आता है। अब ये देखकर कोमल भी अपनी भाभी से कहती है, भाभी आप पर से तो मेरा भरोसा ही उठ गया है। क्या हालत की है आपने भैया की। वो तो अच्छा हुआ मैं रोती रही और भैया मेरे नूडल्स खाते रहे। ये सब तो अपने आप ही हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी भोली भाभी, मैंने खुद देखा है किचन में जुलाब की गोली। आप ये बात माँ जी को मत बताना। अब आप जब भी कहेंगी ना, तब मैं आपको नूडल्स बना के दे दूंगी। सुहानी ने सोचा क्या था और क्या हो गया। अब अगले ही रोज सुहानी और कोमल एक शादी में जाते हैं, जहां खाना शुरू होने के बाद सबसे पहले तो कोमल चाउमीन खाती है। अरे भाभी, चाइनीज नूडल्स की बात ही कुछ और है, इसमें मजा नहीं आ रहा, मुझे नहीं खानी ये। ननद जी क्या कर रही हैं आप? अब तो आपके साथ मेरी भी बदनामी तय हो गई है। भाभी वो मोटा सा आदमी हमारी तरफ क्यों आ रहा है? अब तो हम गए, एक तो हम झूठ बोलकर यहाँ आए हैं, ऊपर से ये प्लेट आपने नीचे फेंका। मेरा मुंह देखना बंद करो भाभी और कुछ सोचो कि क्या करें। उल्टे पाँव निकल लेते हैं, वरना फ्री के खाने के चक्कर में बहुत मार पड़ेगी। भाभी अब भी जान हलक में अटकी हुई है। और खाओ चाइनीज नूडल, यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा, इस चक्कर में ना जाने कितनी बार हम किसी अनजान की शादी में घुसे हैं। अब कोमल और सुहानी जैसे तैसे घर पहुँचते हैं और कभी भी किसी भी शादी में जाने की भूल नहीं करते। और बेचारी कोमल उस दिन के बाद नूडल को खाना बंद कर देती है, क्योंकि ना रहेगी बास और ना बजेगी बांसुरी। और इस तरह से कोमल की चाइनीज नूडल खाने वाली ननद का नूडल्स खाना छूट जाता है और वो कान पकड़ लेती है कि अब से कोई भी तगड़मबाजी नहीं करेगी। प्राची, रुचि, सुरभि, दिव्या और हेमा, पांचों सगी बहनों की किस्मत से एक ही घर में शादी हो जाती है। पांचों सगी बहनों की सास मालती दिल की बहुत ही साफ होती है। वो अपनी पांचों बहुओं का बड़े ही प्यार से स्वागत करती है। तुम पांचों मेरी बहुएं नहीं बल्कि मेरी बेटी ही हो। अरे मेरे घर की लक्ष्मी हो तुम पांचों। कभी भी किसी चीज के लिए पूछना हो तो सोचना मत, सीधा मेरे पास चले आना, ठीक है ना? जी माँ जी। मालती की बात सुनकर पांचों बहुओं को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो पांचों अपने अपने कमरे में चली जाती है। पांचों बहू समझदार होती है, वो आपस में मिलजुल कर काम करती है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद सुरभि रसोई साफ कर रही होती है, तभी उससे गलती से कांच का ग्लास टूट जाता है। ग्लास टूटने की आवाज सुनकर वहाँ मालती आती है। अरे क्या हुआ बहू, कुछ टूटने की आवाज आई, सब ठीक तो है ना? वो माँ जी, मुझसे गलती से एक गिलास टूट गया। अरे बहू, तेरा ध्यान कहाँ रहता है, थोड़ा देख कर तो काम किया कर। ये गिलास तो नहीं टूटता ना अभी। अब देख, तेरी गलती की वजह से क्या हो गया। अगर तुझसे काम नहीं हो रहा था तो करने क्यों आई थी, नुकसान कर दिया ना। माँ जी आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मैंने कोई जानबूझकर थोड़ी ना किया है, मैं तो काम ही कर रही थी ना, और अचानक से हाथ से फिसल कर टूट गया। लेकिन आप इतना गुस्सा कर रही हो। बहू, यहाँ गुस्सा करने की बात नहीं है, लेकिन अगर यही तू ध्यान से काम करती तो ये टूटता क्या? नहीं ना। अब तो तू अपनी गलती भी नहीं मान रही है। अपनी सास की बात सुनकर सुरभि को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी वहाँ उसकी चारों बहनें आती हैं। अरे सुरभि तू रो क्यों रही है? माँ जी बता रही थी कि तुझसे कोई गिलास टूट गया, तेरा ध्यान कहाँ था? मेरा ध्यान काम पे ही था। अब गलती तो हर किसी से हो सकती है ना, लेकिन माँ जी ने मुझे बिना बात के ही इतना ज्यादा सुना दिया। अब मेरी इतनी भी गलती नहीं थी। वही तो मुझे भी यही लगता है कि माँ जी हम पर कुछ ज्यादा ही रौब झाड़ती हैं।
इतना तो हमें हमारी माँ ने भी कभी नहीं सुनाया, लेकिन हमारी सास तो सर पर खड़ी रहती है हमेशा। नहीं, ऐसा नहीं है, वो हमारी सास है। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो वो हमें सही करेगी। और इतनी सी बात पर रोना तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। मुझे लगा कोई बड़ी बात हुई होगी, तभी तो तू रो रही है। उस समय सुरभि की बातों पर ज्यादा गौर नहीं किया जाता। कुछ दिनों बाद रुचि और दिव्या दोनों बाजार से सब्जी लेने जा रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में उनकी पड़ोसन जानकी मिलती है। तुम दोनों तो मालती की बहुएं हो ना? जी, लेकिन हमने आपको पहचाना नहीं। तुम लोगों के घर में इतने दिनों से आई ही नहीं हूँ, तो तुम लोगों को पता कैसे चलता कि मैं कौन हूँ? अरे मैं तुम लोगों के पड़ोस में ही रहती हूँ, जानकी नाम है मेरा। नमस्ते आंटी जी, खुश रहो तुम सब। वैसे ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम लोगों की सौतेली विधवा सास को इतना प्यार करने वाली बहुएं मिली है। अब उसके घर में भी काफी रौनक रहती होगी। क्या सौतेली विधवा सास? आपका मतलब ये है कि हमारी पतियों की सगी माँ नहीं है, ये सौतेली माँ है? तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? बताया तो होगा ही ना तुम्हें मालती ने कि वो तुम्हारी सौतेली विधवा सास है। खैर कोई बात नहीं, वो बताना भूल गई होगी, मैंने ही बता दिया अब तो। जानकी की बात सुनकर रुचि को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो दिव्या की एक बात नहीं सुनती और उसके साथ तुरंत घर चली जाती है और सबको बुलाने लगती है। कुछ देर बाद सब आते हैं। माँ जी, आपको शर्म नहीं आ रही है? सौतेली सास हो और हमें ये बात बताई तक नहीं, बल्कि हमारे साथ सौतेला बर्ताव भी करती रही आप इतने दिनों से। क्या सौतेली सास? हाँ, सौतेली सास। ये कोई हमारी सगी सास नहीं है, तभी तो हमें बस सुनाने के मौके देखती रहती है। मुझे तो पहले से ही शक होता था कि कोई ना कोई तो गड़बड़ है, तभी तो ये बिना बात के हमें सुनाती ही रहती हैं। और अब देखो कैसे शांत खड़ी हैं। अब बोलो ना, अब आपके पास कोई जवाब नहीं है क्या? ये तुम लोग क्या बोले जा रहे हो? अरे सच जो भी हो, लेकिन अभी तो हमें नहीं पता ना। और एक बार माँ जी को अपनी बात तो बोलने दो ना। उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं कि तुम सब हो बोलने लग गई। अब बोलने को क्या ही बचा है? हमें तो बाहर वालों से पता चला है, जिसे हम माजी माजी कर रहे थे वो तो हमारी सगी सास ही नहीं है, बल्कि सौतेली सास है, जो सौतेला होने का बदला भी ले रही है। तुम गलत समझ रही हो। मैं सौतेली विधवा सास जरूर हूँ, लेकिन मैंने कभी तुम पांचों को अपनी सौतेली बहुएं नहीं माना, बल्कि मैं तो तुम पांचों को ही बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अब ये झूठा नाटक तो मत ही करो। अब हमें आपकी सच्चाई पता चल गई है। आपको हमसे कोई प्यार व्यार नहीं है। खैर कोई बात नहीं, देर से ही सही है, लेकिन सच तो पता चल गया ना कि सौतेली सास का। लेकिन कुछ नहीं, इन्होंने हमें जानबूझकर कुछ नहीं बताया। अब कोई इनसे बात नहीं करेगा। पांचों बहुएं वहाँ से चली जाती है और मालती वहाँ पर रोती रहती है। मालती को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि जिन बहुओं को इतना प्यार करती हैं, उसकी उन्हीं बहुओं ने अकेला छोड़ दिया था। कुछ दिन बाद मालती की काफी तबीयत खराब होती है और वो जैसे तैसे अपने कमरे से बाहर निकलती है, जहाँ उसकी पांचों बहुएं साथ में बैठी होती है। मेरे लिए खिचड़ी बना दो, कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। कल रात से कुछ खाया नहीं जा रहा है मुझसे। माँ जी, आप अपने कमरे में जाओ, मैं अभी जल्दी से आपके लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। दीदी कहाँ जा रही हो बनाने? कुछ भी नहीं बनाना है इनके लिए, ये बस नाटक कर रही है। पहले भी तो सौतेली सास का सच छुपाया था, अब भी पक्का झूठ बोल रही है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि वो सच में बीमार है? सच में बीमार होती ना तो खुद से चलकर अपने कमरे से बाहर तक नहीं आ पाती, लेकिन ये तो मस्त यहाँ वहाँ घूम रही हैं। जाओ खुद अपने लिए बना लो, यहाँ कोई कुछ नहीं करने वाला है आपके लिए। तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है क्या जरा भी? ये हमारी सौतेली सास हो या सगी सास हो, लेकिन ये बात तो वही है ना कि आखिर ये हमारी सास है और तुम्हें कुछ नहीं करना तो मत करो, लेकिन किसी और को कुछ करने से मना भी मत करो। और ना ही माँ जी को अब कोई ताना मारेगा। प्राची और दिव्या ही थे जो अपनी सास को गलत नहीं बोल रही थी, लेकिन बाकी सब अपनी सास को सुनाई जा रही थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद मालती कपड़े धो रही होती है, तभी उसका बड़ा बेटा अक्षय काम से आता है। अक्षय के आते ही सब उसे मिलने आ जाते हैं और मालती भी झाग वाले हाथों के साथ आ जाती है। माँ, आपके हाथों में झाग क्यों है? आप क्या कोई काम कर रही थी? हाँ, आप काम ही ऐसे करती हैं, तो इनका काम भी हम ही थोड़ी ना करेंगे, कपड़े ही खुद धो लेंगी।
ये कैसी बात करी हो तुम मेरी माँ से? ये तुम्हारी सास है, याद रखना। अरे बेटा, तू गुस्सा क्यों कर रहा है? ये सब तो सास बहू में लगा ही रहता है। अब इतनी इतनी सी बात को लेकर गुस्सा थोड़ी होते हैं। छोड़, तू ये बता कि तेरे भाई कैसे हैं और कहाँ हैं? वो कंपनी में बहुत ज्यादा काम था, इसलिए बस मैं ही आ पाया हूँ और मुझे कल जाना भी है। हाँ जेठ जी, सही है। अपनी इस सौतेली माँ को भी साथ ही ले जाओ, कहीं कोई वृद्धा आश्रम में छोड़ देना। तुम्हें ये किसने बताया कि ये मेरी सौतेली माँ है? बताना क्या है, हरकतों में ही पता चल जाता है। अच्छा, तो तुम्हें मेरी माँ की हरकतों में उनका प्यार नहीं दिखाई दे रहा? अरे, इन्होंने पापा के जाने के बाद विधवा सौतेली होकर हम पांचों भाइयों को इतने अच्छे से पाला है ना कि हमारी सगी माँ होती तो वो भी हमें ऐसे नहीं पाल पाती। हमें कभी किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया, हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। समाज से लड़ती रही, लेकिन हम पांचों को पाला। लेकिन ये तो क्या? हम 5 भाई तो शादी भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन माँ ने हमारी शादी करवाई, हमें मनाया शादी के लिए। तुम लोग हमारी माँ को और तुम लोग हमारी माँ को सता रही हो। तुम पांचों को शर्म आनी चाहिए। जैसी हरकतें है ना तुम्हारी, तुम बहू कहलाने के लायक भी नहीं हो। माँ ने तुम पांचों के लिए क्या क्या नहीं सोचा था, लेकिन तुम पांचों तो प्यार डिजर्व ही नहीं करती हो। अक्षय की बात सुनने के बाद सबको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो बहुत माफी भी मांगते हैं। उसके बाद पांचों बहुएं अपनी सास को कोई भी कमी होने नहीं देती और उनकी बहुत सेवा भी करती हैं।